हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना और पूरे हफ्ते भर की जो वीक है, वीकली जो आपकी न्यूज़ है उनको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यू फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे। कुछ नई न्यूज़ जो है आपको मिलेंगी तो उन्हें आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, हाल ही में चर्चित चक्रवात मोथा, ये जो नाम रखा गया है, चक्रवात आया है, ठीक है, भारत का जो खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां पे उसने हिट किया है। ठीक है, तो मोथा जो है ये नाम कौन से देश के द्वारा रखा गया है? ये रखा है बच्चे आपका थाईलैंड ने। ठीक है, थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। चक्रवात का नाम आपको याद रखना है, मोथा नाम है इसका। ठीक है, और अगर आप देखें इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसमें बच्चे आपका क्या है, मोथा ये आपका मतलब होता है फ्रेगनेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मतलब कि फूलों की खुशबू। ठीक है, या फिर इसका मतलब जो है खूबसूरत फूल भी होता है। तो ये आपका मोता शब्द है। और हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई ऐसा हम चक्रवाती तूफान देखते हैं तो वहां पे इस तरीके से जो है पॉजिटिव जो शब्द होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो तूफान का नाम है मोथा, ये नाम दिया है आपका थाईलैंड ने। और अगर आप देखेंगे थाईलैंड को, तो थाईलैंड कहाँ पे बचे? ये आपका इंडियन ओशन का एक कंट्री है। ठीक है, हिंद महासागर का एक देश है। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंकॉक है जो कि इसकी राजधानी है। ठीक है, इसके दक्षिण में जो है आपका यहाँ पे आपको वियतनाम मिलेगा। इसके उत्तर में जो है आपका यहाँ पे लाओस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका थाईलैंड है, कैपिटल इसकी बैंकॉक है, याद रखना। और ये इंडियन ओशियन का एक कंट्री है। अगला बच्चे, इंटरनेशनल डांस और म्यूजिक फेस्टिवल, नाम है इसका उद्भव 2025। ठीक है, उद्भव 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 2025 नाम से आपका ये म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये आपको पूछा है, तो ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बच्चे कहाँ पे? ग्वालियर में। ठीक है, उद्भव 2025 ये फेस्टिवल है, इंटरनेशनल डांस और म्यूजिक फेस्टिवल है। और ये उद्भव आपका ग्वालियर में हुआ है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, रिसेंटली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी एयरफोर्स बेस से राफेल फाइटर जेट्स में अपनी ऐतिहासिक सवारी की है? ठीक है, 30 मिनट का एक राइड इन्होंने लिया है। ठीक है, और ये बच्चे आपका कौन से एयरबेस इन्होंने लिया है? पठानकोट है, हिंडन है, अंबाला है, श्रीनगर है। तो ये जो आपका इन्होंने 30 मिनट की राइड ली है, ठीक है, ये बच्चे आपका स्टार्ट हुआ है अंबाला, अंबाला एयरबेस से। ठीक है, अंबाला एयरवेज से 30 मिनट का राइड इन्होंने लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आपका फाइटर जेट है ये आपका राफेल। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, टुक अ 30 मिनट sortie इन अ राफेल फाइटर जेट फ्रॉम द अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 30 मिनट का जो है इन्होंने राइड ली है। और किसमें बचे? ये आपका राफेल फाइटर जेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन प्रदूषण के संपर्क में आने के मामले में भारत दुनिया भर में कौन से नंबर पर है? अब यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है ना, क्वेश्चन में ही जो है आपको आंसर दे दिया है कि भारत जो है कौन से नंबर पे है। तो पहले तो ये याद रखना बच्चे, एक रिपोर्ट जो है आपकी ये जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कौन से देश में ओजोन प्रदूषण कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, मतलब कि मिस प्रिंट है। तो ये आपका बचे, ओजोन प्रदूषण के मामले में अगर हम देखेंगे तो भारत पूरे दुनिया भर में आपका 30 नंबर पे है। ठीक है, भारत जो है पूरे दुनिया भर में आपका 3rd प्लेस पे है। आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। और ये रैंकिंग जो है आपका बताया गया है कि कौन से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2025, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो भारत जो है आपका बच्चे टोटल 3rd नंबर पे है। ठीक है, उसके अलावा जो है रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है, रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया है कि अराउंड 75% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू लेवल्स ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अबव द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लिमिट। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लिमिट दी गई है कि ओजोन का पॉल्यूशन इतना होना चाहिए। देखिए, हमारे देश की 75% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ये इस लिमिट से ऊपर रह रही है। यानी कि ओजोन के पॉल्यूशन के मामले में हम जो है आपके टॉप के कंट्री हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तीसरे नंबर पे जो है हमारा देश है। अगला बच्चे, भारत का पहला केबल ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में बन रहा है? तो अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये इनोग्रेट हो रहा है बच्चे आपका 9 नवंबर 2025 को। और 9 नवंबर इसलिए क्योंकि 9 नवंबर जो है आपका उत्तराखंड का स्थापना दिन है। ठीक है, उत्तराखंड जो है इसी दिन बना था, 9 नवंबर 2000 को।
ठीक है। और इस दिन ये आपका बना था, इसीलिए जो है आपका 9 नवंबर 2000 को ही आपका ये 9 नवंबर को आने वाली जो 9 तारीख है उस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया जाएगा। और भारत का पहला केबल ग्लास ब्रिज आपका होगा, नाम है इसका बजरंग सेतु, और ये है आपका ऋषिकेश में। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर बना है बच्चे? ये आपका गंगा नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर है। और इसका जो पुराना नाम है वो है आपका लक्ष्मण झूला। पहले जो है आपका यहाँ पे लक्ष्मण झूला था, लेकिन लक्ष्मण झूला जो है आपका ये टूट फूट गया था, तो इसी को जो है रिजुवनेट किया गया है, इसी को जो है नया जीवन दिया गया है, नए नाम से जो है इसे आपका इनोग्रेट किया जाएगा। ये है आपका बजरंग सेतु। ठीक है, तो आपको याद रखना बच्चे, बजरंग सेतु आपका कहाँ पे है? ऋषिकेश में है। अगला है विज्ञान रत्न 2025 किसे मरणोपरांत दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका। पिछली बार भी आरआरबी जेईई की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार के विज्ञान रत्न का। ठीक है, तो इस बार 2025 का जो विज्ञान रत्न है वो दिया गया है बच्चे आपका प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, मरणोपरांत इनको मिला है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्र में जो है इनका कंट्रीब्यूशन है, तो फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि बच्चे वैज्ञानिक तो बहुत सारे फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर थे, इनका जो योगदान है वो है आपका फिजिक्स में। ठीक है, भौतिक विज्ञानी। अगला है दशकों से चले आ रहे बॉर्डर तनाव को खत्म करने के मकसद से KL पीस अकॉर्ड, ये कौन से दो देशों के बीच में साइन किया गया है? KL पीस अकॉर्ड ये आपका दो देशों के द्वारा साइन किया गया है। और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि KL पीस अकॉर्ड। ठीक है, KL पीस अकॉर्ड है, दो देशों के द्वारा बच्चे इसका साइन किया गया है। और इसमें जो दोनों ही कंट्रीज हैं वो दोनों ही आपकी एशियन कंट्रीज है। ठीक है, दोनों ही देश जो है आपके एशियन कंट्री है, एक आपका थाईलैंड है और दूसरा आपका कंबोडिया है। ठीक है, थाईलैंड है और दूसरा आपका कंबोडिया है। अभी हमने जो है नक्शे में देखा थाईलैंड को। ठीक है, तो ये आपका थाईलैंड है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका थाईलैंड है और थाईलैंड का ही पड़ोसी देश है यहाँ पे कंबोडिया। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और कंबोडिया की कैपिटल है नोमपेन। ठीक है, ये इसकी राजधानी है। तो दोनों के बीच में जो है आपका पीस अकॉर्ड, शांति समझौता साइन किया गया है। नाम इसका आपको याद रखना है KL। ठीक है, KL पीस अकॉर्ड, ये आपका थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। कुआलालंपुर में 47th आसियान समिट में किस देश को औपचारिक रूप से आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये न्यूज हमने काफी बार पढ़ ली है। वैसे आपको देश का नाम याद रखना है, तिमोर लेस्ते बच्चे देश का नाम है। ठीक है, या फिर इसे हम ईस्ट तिमोर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कुआलालंपुर में इस बार आसियान का कौन से नंबर का समिट हुआ है? 47 नंबर का समिट हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो है आपका डिजिटली इसमें हिस्सा लिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन हुई है, घोषणा हुई है, वो ये कि 2026 का जो साल होगा, 2026 का जो साल होगा वो आसियान और भारत के संबंध के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो 2026 का साल ये भी आपको याद रखना है। इस बार के समिट जो है आपका समिट का वेन्यू आपको याद रखना है। इस बार का समिट कहाँ पे हुआ है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, तो वहां पे जो है आपका समिट हुआ है। और इसमें जो है पहले 10 मेंबर थे आसियान में, अब आपके 11 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, जो 11वां मेंबर है वो है बच्चे आपका तिमोर लेस्ते है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो है आपका यहाँ पे इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गियाना। ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये इंडियन ओशियन वाला पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो यहीं पे जो है आपका एक छोटा सा द्वीपीय देश है ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लेस्ते, और इसकी जो राजधानी है वो है आपके दिल्ली। ठीक है, राजधानी क्या है? दिल्ली राजधानी है। ठीक है, अगला बच्चे के मातंगी रामकृष्णन, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनको सरकार के द्वारा 2002 में कौन से क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था? ठीक है, तो नाम पहले तो याद रखेंगे, के मातंगी रामकृष्णन। ठीक है, इनका नाम है। और इन्होंने बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, कौन से फील्ड में? तो इनके द्वारा जो है आपका काम किया गया है मेडिसिन में। ठीक है, इनका जो योगदान है वो है आपका मेडिसिन में। अब मेडिसिन में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी पेशे से सर्जन थी, बहुत ही फेमस जो है आपकी ये सर्जन रही, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो है आपके केसेस होते हैं, इंसिडेंट होता है जिसमें कि इंसान जो है जल जाता है, झुलस जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है उसकी प्लास्टिक सर्जरी से या फिर इस तरीके से जो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से जो है उनके त्वचा को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो खास करके बर्न के केस में जो है ये बहुत ही फेमस जो है आपके सर्जन रही। ठीक है, तो इन्होंने जो है बच्चे भारत में इसके लिए बहुत काम किया।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लास्टिक सर्जरी के भी हम कह सकते हैं, या फिर बर्न केयर के सर्जन कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, मातंगी रामकृष्णन इनका नाम है, और ये इन्होंने जो है आपका मेडिसिन के फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इसी के लिए, इनके योगदान के लिए ही भारत सरकार ने 2002 में इनको पद्मश्री भी दिया था। ठीक है, आपको बच्चे नाम याद रखना है। अगला है इंडियन एयरफोर्स IAF स्पेन के द्वारा होस्ट किए गए किस मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाला पहला नॉन नाटो देश बन गया है। तो अभी जो है आपका इंडिया के द्वारा, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इंडिया के द्वारा इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया गया है, बेसिकली इंडिया की एयरफोर्स के द्वारा। तो कौन सा वाला एक्सरसाइज था और इसमें हिस्सा लेना जो है इसका अलग सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि भारत ऐसा पहला देश है जो कि नॉन नाटो है, मतलब कि हम नाटो के मेंबर नहीं है, लेकिन हमने इसमें हिस्सा लिया है। तो कौन सा एक्सरसाइज था जो कि स्पेन के द्वारा होस्ट किया गया है? इस एक्सरसाइज का नाम आपको मुझे बताना है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग है, पिच ब्लैक है, ओशन स्काई है, या फिर आपका कोबरा वॉरियर है। याद रखना बच्चे। ठीक है, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि होस्ट कौन है। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इस बार जो है इसका होस्ट कौन है। तो एक्सरसाइज का नाम है ओशन स्काई, आपको नाम याद रखना है, ओशन स्काई। ठीक है, और ये जो है आपका स्पेन के द्वारा होस्ट किया गया, इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे हिस्सा लिया गया, और इंडिया पहला ऐसा देश बना जो कि नाटो का ना होकर के भी जिसने यहाँ पे हिस्सा लिया। ठीक है, अगले बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। गार्बेज कैफे, ठीक है, एक जगह है आपके गार्बेज कैफे, आपको ये बताने कि गार्बेज कैफे है कहाँ पे। ठीक है, अब ये चर्चाओं में क्यों आया? अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की अपनी मन की बात में। ठीक है, मन की बात प्रोग्राम आपको पता है ना, प्रधानमंत्री जो है हर महीने जो है आकर के अपनी मन की बात करते हैं। तो उन्होंने अपनी मन की बात में जो है गार्बेज कैफे का उल्लेख किया। अभी जो गार्बेज कैफे है ना, ये बहुत ही अलग तरीके का इनिशिएटिव है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या होता है ना, यहाँ पे आपका जैसे स्नैक्स है या फिर वन टाइम मील है, ठीक है, ये आपको मिलेगा, लेकिन उस मील के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, उस मील के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि वो जो है आपका 1 किलो कचरे के बदले दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 kg कचरा अगर आप देंगे प्लास्टिक का, है ना, प्लास्टिक का वेस्ट अगर देंगे तो उसके बदले जो है आपको खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका गार्बेज कैफे है, और ये कैफे बच्चे कहाँ पर है? ये है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। तो नाम इसका थोड़ा याद रखना, और क्या इनिशिएटिव है ये भी याद रखना। ठीक है, अगला बच्चे ताल ज्वालामुखी जो हाल ही में कई बार फटने की वजह से खबरों में रहा है, ये कौन से देश में है? इंडोनेशिया है, जापान है, फिलीपींस है, मलेशिया है। ताल ज्वालामुखी जो हाल ही में कई बार फटने की वजह से खबरों में है, ये कौन से देश में है? इंडोनेशिया है आपका, जापान है, फिलीपींस है, मलेशिया है। इसका याद रखना। ठीक है, ये है आपका फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में है बच्चे आपका ताल ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेलरिस टेक्नोलॉजी का फिलियन कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट किस तरह का डेटा इकट्ठा करना चाहता है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगा। एक कंपनी है बच्चे, ठीक है, कंपनी का नाम है स्टेलरिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंपनी का नाम है, और इस कंपनी ने ना अभी रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? ये आसमान में कॉन्स्टलेशन बनाने वाले, कॉन्स्टलेशन आपको पता है ना, तारों का समूह। ठीक है, बहुत सारे तारों जो है, बहुत सारे जो है स्टार की अलाइनमेंट, वहां पे जो है आपका प्लेसेस ऐसे होते हैं कि वो जो है एक साथ जो है रहते हैं, है ना। तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? उसे जो है आपका कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका, जैसे कि आपका स्पेस एक्स है, ठीक है, स्पेस एक्स का भी जो है आपका एक कॉन्स्टलेशन है स्टार लिंक नाम से, उसमें जो है बहुत सारे सैटेलाइट जो है उसमें एक साथ जो है प्लेस किए हुए हैं। उसी तरीके से एक कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा फिलियन। अब ये जो कॉन्स्टलेशन बनाया जा रहा है ना, इसका एक उद्देश्य है ना, हर सैटेलाइट जो है किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजा जाता है। तो इस सैटेलाइट का एक ग्रुप बनाया जाएगा, फिलियन कॉन्स्टलेशन इसका नाम होगा। कौन बनाएगा? ये है आपका स्टेललेस टेक्नोलॉजी। देखिए, कंपनी का नाम याद रखना। और इसका बेसिकली बच्चे मकसद क्या है? ठीक है, इसका मकसद क्या है? ये 3 डायमेंशनल विंड डेटा कलेक्ट करेगा। पहली बार ऐसा कोई सैटेलाइट जा रहा है आसमान में जो कि 3 डायमेंशनल विंड डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, और ये हमारे जो वेदर फॉरकास्ट हम करते हैं ना, हम नहीं, मतलब जो सैटेलाइट के जरिए से किया जाता है, उसमें जो है एक अचीवमेंट होगी। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि पहली बार जो है आपका 3D विंड डेटा कलेक्ट करने के लिए एक हांगकांग की स्टार्टअप कंपनी स्टेलस, इनके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है फिलियन नाम का कॉन्स्टलेशन। ठीक है, और ये जो है आपका पहला वर्ल्ड का फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम होगा। ठीक है, जो कि इस क्षेत्र में, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग के क्षेत्र में आपका क्या है? एक रिवोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कंपनी जो है स्टेलस नाम की है ये हांगकांग की कंपनी, और इस कॉन्स्टलेशन का नाम क्या होगा? फिलियन।
ठीक है, फिलियन नाम होगा और उसका उद्देश्य क्या है, 3 डायमेंशनल विंड डेटा को कलेक्ट करना। अगला है बच्चे आपका CPSES। CPSES के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को फिर से जांचने के लिए बनाई गई 10 मेंबर वाली कमेटी को कौन हेड कर रहा है। अब ये CPSES आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा क्योंकि आप लोग एग्जाम भी देते हैं, ठीक है। जो बच्चे हम कहते हैं ना पब्लिक, जैसे हम PSU कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना, तो वही जो है आपके CPSE है। बेसिकली वो कंपनीज जहां पर कि 50% शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में और बाकी का जो शेयर है वो निजी क्षेत्र के पास में है ना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास में है। तो इस तरीके की कंपनीज को जो है आपका CPSEs कहा जाता है, जैसे कि HAL हो गया आपका, सेल हो गया आपका, ना सारी की सारी CPSEs है। तो ये जो आपकी CPSE है इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनका वर्गीकरण कैसा होना चाहिए उसके लिए जो है कमेटी बनाई गई है, ठीक है। और उस कमेटी को कौन लीड कर रहा है वो आपको प्रश्न पूछा बच्चे, ठीक है। तो इस कमेटी को लीड कर रहे हैं TV सोमनाथन, ठीक है, नाम याद रखेंगे बच्चे, TV सोमनाथन जो है इस कमेटी को लीड कर रहे हैं। और इसमें आपका प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि TV सोमनाथन जो कमेटी है वो किसके लिए बनाई गई है, तो वो बनाई गई है CPSE के क्लासिफिकेशन का जांच करने के लिए, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है TV सोमनाथन कमेटी, ठीक है। और ये जो है CPSE के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को जांचने के लिए जो है बनाई गई कमेटी है, ठीक है, याद रखना बच्चे। अच्छा, इसका जो है आपका ये जो कमेटी आपकी बनाई गई है ये एक और चीज के लिए है, इंडियाज नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड विजन 2047 मूविंग बियॉन्ड द करेंट फ्रेमवर्क विच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल साइज एंड टर्नओवर। अब यहाँ पे जो वर्तमान में हमारी कंपनी काम कर रही है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो भारत सरकार ने बनाई है और जो भारत सरकार का विजन है 2047 तक का, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चे आपके इस तरीके से बहुत सारी और भी कमिटीज हैं, लेकिन जो आपको याद रखनी है वो है आपका CPSE के ऊपर बनी हुई कमेटी, यानी कि TV सोमनाथन कमेटी, ठीक है। अगला है एक स्कीम बच्चे भारत सरकार ने निकाली है, ये है आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम में बेसिकली क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, पहले स्कीम को हम पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक इसके लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक, ठीक है, उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है, ठीक है, कि स्कीम जारी की गई है जो कि फर्टिलाइजर्स के लिए है, उर्वरकों के लिए है, ठीक है। अब पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी कि NBS योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के द्वारा 2010 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि के लिए संतुलित पोषक तत्व अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हुए किसानों को सस्ती कीमतों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक पर उपलब्ध करवाना है, ठीक है। तो सब्सिडी से तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी सी जो कीमत है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की वो कम हो जाएगी, है ना। तो 2025-26 के लिए जो ये मतलब ये वाला जो रबी का सीजन है, आपको पता है ना अक्टूबर में गेहूं बोया जाएगा, है ना, बोया जा चुका है, तो उसमें जो है फर्टिलाइजर डाला जाएगा, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर आपका डाला जाता है वो किसानों को खरीदना होता है, वो महंगे दामों में मिलता है, ठीक है। तो किसान जो है उसमें सब्सिडी देती है, तो इसे इस सब्सिडी प्लान का नाम क्या है बच्चे, ये है आपका इस सब्सिडी प्लान का नाम है आपका पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, ठीक है, NBS इसे कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन है आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में, नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करें। सबसे पहले कि NBS स्कीम हर किलोग्राम न्यूट्रिएंट कंटेंट पर एक फिक्स सब्सिडी देती है, फिर एक यूरिया समेत सभी फर्टिलाइजर पर लागू होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यूरिया पे नहीं मिलता बच्चे, ठीक है, फास्फोरस और पोटाशिक, ठीक है, फास्फोरस और पोटाशिक जो आपके फर्टिलाइजर्स है उन पे ही दिया जाएगा, है ना। तो दूसरा वाला तो गलत है, लेकिन सही कौन सा है बच्चे आपका, सही है पहला वाला। तो जो NBS स्कीम है ये हर KG न्यूट्रिएंट कंटेंट पर एक फिक्स सब्सिडी देती है, ये आपकी सही बात है, ठीक है। ये यूरिया पे नहीं है, अभी मैंने आपको बताया यूरिया पे नहीं है, इसमें जो है आपका एक तो फास्फेटिक और दूसरा जो है आपका पोटाशिक, ठीक है, ये जो उर्वरक है उन पे ही दिया जाएगा। अगला बच्चे, 8वें सेंट्रल पे कमीशन CPC के चेयरपर्सन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इनके नाम है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अच्छा, इनका नाम सुना सुना सा लग रहा है, याद है कुछ आपको, इनका नाम सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ पे हमने इन्हें पढ़ा था, आपको याद होगा बच्चे, इस साल की शुरुआत में 2025 में
स्टार्टिंग में ही उत्तराखंड हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने कि अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, पता नहीं है तो याद रखना, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना था। अब जब कॉमन सिविल कोड यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जब यहाँ पे आपका लागू किया गया, तो उससे पहले जो है बच्चे, है ना, यूसीसी से हम शॉर्टकट में कहते हैं, तो यूसीसी लागू जब किया गया, लागू करने से पहले जो है एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उस कमेटी का काम यही था कि उत्तराखंड में देखे जांचे कि क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए जो है कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को भी हेड किया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने। ठीक है, उत्तराखंड के बाद में यही काम जो है गुजरात की सरकार ने भी किया। गुजरात की सरकार ने भी एक कमेटी बनाई कि यूसीसी लागू करने के लिए गुजरात तैयार है या नहीं है। उसके लिए भी जो कमेटी बनाई गई थी उसे भी लीड किया है आपका जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने। ठीक है, और अब जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सीपीसी यानी कि जो 8th नंबर का सेंट्रल पे कमीशन है उसको लीड करने जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना बच्चे सीपीसी, और इनकी जो रिपोर्ट होगी ना वो आपकी बन करके तैयार होगी 2027 में। ठीक है, 2027 में, तो 2027 में रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद जो आपकी 2027 के बाद इनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी फिर वो आपके लागू होंगे। ठीक है, तो जो 8वां वित्त कमीशन है, ठीक है, याद रखना बच्चे, सॉरी 8वां जो आपका पे कमीशन है। अगला है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है आपका HEP। ये कौन से राज्य में बनाया जा रहा है, कौन सी नदी में पूछा जा सकता है और राज्य में पूछा जा सकता है। ये बच्चे आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा, आपको याद रखना है बच्चे इसका नाम। ठीक है, और ये बच्चे आपका कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है, तो ये है आपका सतलज। ठीक है, सतलज नदी पे बच्चे आपका बनेगा इन द शिमला एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये आपका शिमला और मंडी के जो है आपका बाउंड्री पे है। ठीक है, सतलज नदी पे इसे बनाया जा रहा है और इसका नाम है सुन्नी डैम। अगला प्रश्न बच्चे, किस राज्य की पुलिस ने स्टूडेंट के बीच में ऑनलाइन सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम साइबर जागो लॉन्च किया है। आपको मैंने बताया था कि सारे के सारे जो यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं उनमें जो है इस तरीके से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, उस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, उस प्रोग्राम में यहाँ की जो पुलिस है, पुलिस कहाँ की, पंजाब की। ठीक है, पंजाब की जो पुलिस है वो बच्चों को अवेयर करेगी कि साइबर सिक्योरिटी जो है क्या है, साइबर क्राइम क्या है, कैसे उनसे बचना है, उसके लिए जो है अवेयर किया जाएगा बच्चों को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पंजाब की पुलिस ने। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन यानी कि WFPF ने किसे अपने 2025 के टॉप एग्री फूड पाइनियर्स में से एक माना है। ये है आपका टॉप एग्री फूड पाइनियर्स। ठीक है, इसमें से एक माना है, तो यही के मतलब कि इंडिया के ही बहुत ही फेमस शेफ हैं। ठीक है, राइटर भी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ये है संजीव कपूर। ठीक है, ये है आपके संजीव कपूर। अगला बच्चे, महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन थोड़ा सा पुराना भी हो गया है ना पहले, क्योंकि रेलवे स्टेशन का नाम तो बच्चे अभी बदला गया है ना, रेलवे स्टेशन का नाम तो अभी बदला गया है। रेलवे स्टेशन से पहले जो है आपका यहाँ पे क्या था, रेलवे स्टेशन से पहले जो है इस पूरी जगह का नाम बदला गया था, है ना। तो ये जो है आपका याद रखना है, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम हो गया है। और पहले बच्चे औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ था, औरंगाबाद को संभाजी नगर कहा जाता है ना, तो वो भी आपको बच्चे याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम कवच 4.2 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है। कौन से भारतीय राज्य में हुआ है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। कौन से भारतीय राज्य में हुआ है भारत के नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम। अब ये जो कवच है, ये कवच है क्या बच्चे, बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन है ना, ट्रेन में जो है आपका एक सेफ्टी सिस्टम काम करता है। ठीक है, ट्रेन में आपका एक सेफ्टी सिस्टम जो है आपका लगाया जाता है, जिसका मतलब जिसे जो है हम कवच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो सेफ्टी सिस्टम है ये बेसिकली जब ट्रेन जो है आपस में टकराने वाली ऐसे जो एक्सीडेंट होता है ना, उनसे जो है ट्रेन को बचाता है। तो कवच का ही जो है एक नया वर्जन कवच 4.0, ठीक है, ये आपका बच्चे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, मतलब कि बनाया जा रहा है। अब ये जो कवच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपका बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटका में।
ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम जिसका नाम है कवच 4.0, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, इसका इनोग्रेशन किया गया है आपका कर्नाटका में। और कवच बेसिकली क्या है, ये जो है ट्रेनों को आपस में लड़ने से या फिर भिड़ने से बचाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कवच जो है आपका एक सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका सबसे नया वर्जन जो है आपका बनाया जाएगा कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। अगला बचे, बहरीन में एशियन यूथ गेम्स में भारत के लिए पहला एमएमए मेडल जीत करके किसने इतिहास रच दिया है। एमएमए बच्चे क्या है आपका, मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है। मिक्स मार्शल आर्ट जो है आपका, मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें वीर भादु नाम याद रखेंगे, वीर भादु इनका नाम है। इन्होंने जो है भारत के लिए मेडल जीत करके यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है बच्चे, ठीक है। तो बहरीन में आजकल जो है एशियन यूथ गेम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंडिया ने एमएमए जो है आपके 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, लेकिन जो इंडियन एथलीट है वीर भादु, ठीक है, इन्होंने बच्चे यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि इन्होंने जो है आपका मिक्स मार्शल आर्ट में इंडिया के लिए पहला मेडल जीता है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट मेडल इन दिस स्पोर्ट, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, वीर भादु नाम है इनका। एमएमए बच्चे आपका मिक्स मार्शल आर्ट है, बेसिकली जैसे बॉक्सिंग है आपके, बाकी सारे जितने भी मार्शल आर्ट के गेम्स होते हैं ना, उनको सभी को मिक्स करके, मतलब इसमें कोई सेफ्टी गियर नहीं पहनता है ना। जो भी आपके खिलाड़ी होते हैं बिना सेफ्टी गियर के जो है एक दूसरे पे बस मुक्के मारते हैं, ठीक है, वो आपका मिक्स मार्शल आर्ट है। तो मिक्स मार्शल आर्ट जो है आपका, इसमें पहली बार इंडिया ने मेडल जीता है, ठीक है। कहाँ पे, ये है आपका एशियन यूथ गेम, जो किस बार चल रहा है आपका, बहरीन में, ठीक है। नाम याद रखना बच्चे खिलाड़ी का, वीर भादु। अच्छा, अडानी पावर का गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, कौन से स्टेट में आपका ये है, आपको याद रखना है, झारखंड में, ठीक है। नाम है इसका गोड्डा, ठीक है। गोड्डा नाम से अडानी का क्या है, गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका झारखंड में बचे, ठीक है। याद रखना है इसका नाम, झारखंड में है, नाम है गोड्डा। अगला है, ग्लोबल फाइनेंस ने किस भारतीय बैंक को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का खिताब दिया है। एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, या फिर आपका एक्सिस बैंक है, ठीक है। तो इनमें से कौन से बैंक में, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर आपका एक्सिस बैंक, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस ने कौन से भारतीय बैंक को ये टैग दिया है, तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के द्वारा ये जीता गया है। अगला बच्चे, किस केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के बाद में फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये है आपका जम्मू और कश्मीर। पहले क्या होता था, जम्मू और कश्मीर बच्चे पहले आपका स्टेट था। जब तक ये स्टेट था, राज्य था, यहाँ पे क्या होता था कि जो कैपिटल है जम्मू और कश्मीर की, सर्दियों में जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो श्रीनगर जो कैपिटल है वो जम जाता है, ठीक है। तो श्रीनगर में जो कामकाज है वो होता है आपका कहाँ पे, जम्मू में, ठीक है। जम्मू में जो है कामकाज होता है, तो जो आपका विधान सचिवालय सेक्रेटेरिएट है उसको जो है शिफ्ट किया जाता है। पहले भी आपका होता था, लेकिन 2019 के बाद जो है आपका खत्म हो गया, क्योंकि स्टेट जो है आपका यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। अब दोबारा से बच्चे आपको इसे रिज्यूम किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। लेकिन इस परंपरा का नाम क्या था, इस परंपरा को कहते हैं दरबार मूव परंपरा, है ना। मतलब कि सेक्रेटेरिएट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो जो श्रीनगर से आपका जम्मू ले जाया जाता है उसे दरबार मूव परंपरा कहते हैं। अगला है, नई दिल्ली में हुए कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2024 में भारत ने किस देश को 10-9 से हराया है। या फिर सिंपल सा पूछा जाएगा कि जो आपका कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप है ये किसने जीता है 2024 का, हुआ बच्चे आपका 2025 में है, ठीक है। किसने जीता है, भारत ने जीती है। कहाँ पे हुआ है, भारत के द्वारा ही होस्ट किया गया है, ये है आपका नई दिल्ली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भारत ने जीता है और भारत ने फाइनल में हराया है अर्जेंटीना को। किसे हराया है, अर्जेंटीना को फाइनल में हराया है। तो ये बच्चे थोड़ा याद रखना, ये जो आपका कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप है, कौन से खेल से रिलेटेड है, कॉग्निवेरा कप, ये आपका पोलो से रिलेटेड है। हमने अर्जेंटीना को हराया है और हमने ही इसे होस्ट किया है, यानी कि भारत के द्वारा इसे होस्ट किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में एक आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है, क्योंकि इंडिया की जो टीम थी बच्चे, ये फिर कह सकते हैं कि इंडिया के जो कैप्टन थे, ठीक है, इनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, ठीक है। ये आपके सवाई पद्मनाभ सिंह है जयपुर के, इनके द्वारा जो है इंडिया की टीम को लीड किया गया था और भारत ने अर्जेंटीना को फाइनल में हराया। जो फाइनल हुआ था आपका वो जयपुर पोलो ग्राउंड में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है। जयपुर पोलो ग्राउंड जयपुर में नहीं है बच्चे, जयपुर पोलो ग्राउंड आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप है, भारत ने जीता है।
अगला है 2025 यूरोपियन चेस क्लब में किन भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने डबल गोल्ड मेडल जीते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, न्यूज पढ़ी है आप लोगों ने। ठीक है, एक हमारे हैं डी गुकेश और दूसरी हमारे दिव्या देशमुख। ठीक है, डी गुकेश और दिव्या देशमुख। अगला बच्चे, बहरीन में एशियन यूथ गेम्स में लड़कियों के 44 केजी वेट लिफ्टिंग इवेंट में नया यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है और गोल्ड मेडल जीता गया है। तो नया यूथ रिकॉर्ड जो है बनाया है, इनका नाम है बच्चे आपका प्रीति स्मिता भोई। ठीक है, आप पी भोई याद करना, अगर इतना लंबा चौड़ा नाम आपको नहीं याद होता है वैसे याद हो जाएगा ना। प्रीति स्मिता भोई इनका नाम है। इन्होंने बच्चे यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, और गोल्ड मेडल जीत करके रिकॉर्ड बनाया है। तो रिकॉर्ड हम देखते हैं पहले। इंडिया मेड हिस्ट्री एट 2025 एशियन यूथ गेम्स इन मनमा बहरीन थैंक्स फॉर द यंग वेटलिफ्टर प्रीति स्मिता भोई। द 16-year-old set a new world youth record by lifting 92 kg in the clean and jerk in the girls 44 kg on Sunday October 26। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे आपका 92 kg का जो भार है वो उठा करके एक तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, और ये खुद कितने किलो की है, 44 किलो की है। ठीक है, 44 केजी के भार वर्ग में इन्होंने 92 केजी जो है लिफ्ट किया है और ये आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है इसके लिए। ठीक है, और ये बच्चे आपका हिस्ट्री क्रिएट किया है। नाम है इनका प्रीति स्मिता भोई। वेट लिफ्टर है, याद रखना। ठीक है, वेट कैरी कर रही है ना, वेट लिफ्टर है भारोत्तोलक। अच्छा, 2 नवंबर को भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ले जाने वाली LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करके कौन सा इसरो मिशन लॉन्च होने वाला है, बताइए बच्चे। ये हमारे इंडियन नेवी को दिया जाएगा। इंडियन नेवी के लिए जो है बच्चे आपका ये सबसे भारी सैटेलाइट है। नाम क्या है इसका, CMS-03 मिशन। ठीक है, CMS-03 मिशन है, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा 2 नवंबर 2025 को। ठीक है, अगला बच्चे, चीफ जस्टिस भूषण आर गवई यानी कि BR गवई के रिटायरमेंट के बाद भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनने वाले अगले जो हमारे जस्टिस हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जो है हमारे 53rd नंबर के CJI बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो वर्तमान चीफ जस्टिस है यानी कि BR गवई, उनका टेन्योर हो गया है खत्म। अच्छा, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये बच्चे आपका किया गया है कहाँ पे, मंझगांव डॉक पार्ट। ठीक है, मंझगांव डॉक में जो है आपका किया गया है। ठीक है, मंझगांव डॉक बच्चे है किधर, मंझगांव डॉक, इसे थोड़ा याद रखना, ये आपका है मुंबई में। ठीक है, तो अमित शाह के द्वारा जो है डीप सी फिशिंग वेसल्स का इनॉग्रेशन किया गया है कहाँ पे, ये है आपका मंझगांव डॉक मुंबई में। अच्छा, कौन सा भारतीय राज्य अपने नाजुक हिमालयी इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए 2025 दिसंबर इससे दूसरे राज्यों में आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। ठीक है, ग्रीन टैक्स क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि बाहर से जो गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं वो जो है पॉल्यूशन फैला रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपका किराया क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो ग्रीन टैक्स बच्चे आपको याद रखना है, उत्तराखंड की सरकार लगाने जा रही है। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार। कल्याण सिंह नगर बनने के बाद यूपी में टोटल कितने जिले होंगे। तो कल्याण सिंह नगर जो है यूपी का नया नवेला जिला है। ठीक है, कौन से नंबर का है बच्चे, ये है आपका 76। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन जो है आपका यूपी में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो 76 जिले हैं, पहले 75 थे। ठीक है, याद रखना। और जो नया नवेला जिला है वो है आपका कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो है बच्चे यहाँ के CM रह चुके हैं 2 बार, है ना, उन्हीं के नाम पे जो है आपका ये बना हुआ है। उसके अलावा बच्चे RRB JEE के लिए जो है आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं देखी तो स्ट्रैटेजी जरूर देख लेना। ठीक है, आगे आने वाले जो 4 महीने हैं ये डिसाइड करेंगे कि RRB 2025 के फाइनल रिजल्ट में आपका नाम होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये जो 4 महीने ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अगर अभी तक नहीं हुए थे तो। ठीक है, तो बहुत सीरियस होने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, सीरियस मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है बच्चे, दोनों चीजें अलग अलग है। चिंता अलग होता है, चिंतन अलग होता है। ठीक है, चिंता नहीं लेनी किसी चीज की, चिंतन होना है पर। ठीक है, चिंतन करना जरूरी है, चिंता नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है 2025 का RRB JEE। ठीक है, अभी क्या है कि हर साल सरकार ने कहा है कि हर साल ही वैकेंसीज रिलीज होंगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए निश्चिंत मत हो जाएगा
कि साल नहीं तो अगले साल देखेंगे, है ना। जो पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कम कम जो है आपके डिफरेंस रह गए थे, ठीक है। तो इस बार आपको ये नहीं करना है, अच्छे से जो है प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद में जो है इस बार फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाना है, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर अभी तक आपने स्ट्रैटेजी नहीं देखी तो स्ट्रैटेजी देख लेना। सुबह जो है आपकी 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। और इस 8 बजे की क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे, इसका जो है आपका ये समय यही रहेगा। हो सकता है कि इसका जो स्वरूप है, रूप है, वो चेंज होता रहे, है ना, टाइम के साथ में चेंज होगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर महीने के लिए एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में जो है आपका फिर प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में जो है आपका फिर CBT 2 के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है जो प्रैक्टिस का भी लेवल है वो आपका पहले आपका बेसिक लेवल होगा, फिर आपका थोड़ा सा टफ एडवांस लेवल का होगा, और फिर लास्ट में जो है हमारी जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो RRB के लिए एक फुल प्रूफ प्लान जो है मैंने आपका बनाया है, ठीक है। आप लोगों को जो है इसमें हिस्सा लेना है, और ये दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं, दोनों मतलब कि जो पहली बार जो तैयारी कर रहा है वो बच्चा, उसके लिए भी आपका होगा, और जो दूसरी बार कर रहा है, तीसरी बार कर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी जो है बच्चे ये आपका होगा, ठीक है। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी बच्चे यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये करना है और डेली बेसिस पे जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा रिवाइज करना भी आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।